हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में पढ़ा था और न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से डीएनए के ठीक ना वाटसन और क्रिक के मॉडल को इस संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसी में आपका इरविन चारगाफ का नियम भी शामिल रहेगा और विल्किंस का फ्रैंकलिन का थोड़ा सा जो उन्होंने अपना नियम दिया था उसके बारे में भी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है वाटसन और क्रिक का मॉडल। क्योंकि आप जानते हैं वाटसन और क्रिक का मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो ये मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में, ठीक ना, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में वो। ठीक, तो हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले वीडियो का ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में? हमने कहा था कि यदि हम न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करने के लिए हम न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट को जोड़ते हैं। यदि हम सिंगल फास्फेट जोड़ेंगे न्यूक्लियोसाइड में तो भी वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। यदि हम उसमें डबल फास्फेट जोड़ते हैं तो भी न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। यदि हम 3 फास्फेट जोड़ते हैं तो भी न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। बस उतना अंतर होता है, यदि सिंगल है तो मोनो, अगर डबल है तो डाई और ट्रिपल है तो ट्राई। जैसे आप लोग जानते होंगे, हम किसी भी शुगर में यदि एडेनिन जोड़ते हैं तो एडिनोसिन हो जाता है। ठीक, यदि किसी शुगर में हम एडेनिन जोड़ते हैं तो एडिनोसिन हो जाता है और उसमें एक फास्फेट जोड़ देते हैं, ठीक ना, एडिनोसिन मोनोफास्फेट हो जाता है। यदि दो जोड़ते हैं तो एडिनोसिन डाईफास्फेट हो जाता है। यदि हम 3 फास्फेट को जोड़ते हैं तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो जाता है, जिसका हम शार्ट में नाम क्या जानते हैं? एटीपी जानते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हमने पूर्ण रूप से संरचना पढ़ ली थी। फिर उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि यदि हम एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या पाया जाता है? फास्फोइस्टर बंध पाया जाता है। फिर से सुनिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोइस्टर बंध पाया जाता है, लेकिन कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में 2 फास्फोइस्टर बंध पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम डाईफास्फोइस्टर बंध कहते हैं। बातें समझ में आई? हमने इतना पढ़ा था कि डीएनए की निर्माण के बारे में, या डीएनए जो एक श्रृंखला है, एक रज्जुक है, वो किस प्रकार से बना हुआ है, किसका पॉलीमर है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। इतनी बातें कंफर्म हुई थी। हमने कहा था कि अगर हम डीएनए के एक रज्जुक के बारे में बात करते हैं कोई, तो एक रज्जुक में, एक श्रृंखला में वो क्या होता है कि पूर्ण रूप से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और फास्फोडाइस्टर बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी उसमें। फिर उसमें हमने कहा था कि यदि एक साइड न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है तो उसकी साइड, उसके जस्ट अपोजिट में, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, पूरक कहते हैं, तो उसके अपोजिट में दूसरा जो श्रृंखला का निर्माण होगा वो दूसरा श्रृंखला उसका अपोजिट होगा। कहने कैसे? जैसे हमने क्या कहा, मान लीजिए एक कोई श्रृंखला है, ये इसके ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये शुगर है और शुगर में क्या जुड़ा हुआ है? शुगर में क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट जुड़ा हुआ है। अंदर क्या जुड़ा रहता है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है। उसी प्रकार से ये दूसरा कोई एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला हो गई डीएनए की, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? ये 3 प्राइम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा। ठीक, अब इसके बीच में ये क्या हो गया? ये शुगर हो गया और यहाँ पे ये फास्फेट जुड़ गया। ये मान लीजिए फास्फेट है। इसके अंदर की साइड में क्या हो जाएगा? ये कोई एक नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा, ठीक, और इन दोनों के बीच में बंध बनेंगे और जो ये बंध बनता है इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि ये डीएनए की एक श्रृंखला है। ध्यान दीजिएगा, ये डीएनए की एक श्रृंखला, इसके जो पूरक में, मतलब इसके अपोजिट में, पैरेलल में जो ये आएगी दूसरी श्रृंखला, ठीक ना, समांतर में जो दूसरी श्रृंखला होगी उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगा। अपोजिट में कैसे डायरेक्शन होगा? ये यदि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये क्या होगा? फिर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे से ऊपर की तरफ होगा। मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा।
तभी इनके बीच में, ठीक ना, बंधों का निर्माण हो सकता, नहीं तो बंधों का निर्माण नहीं हो सकता। इतनी चीजें हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ ली थी, कैसे कैसे होता है। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम इरविन चारगाफ का नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इस वीडियो में इरविन चारगाफ के नियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए आप बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करिए। हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से इसके बारे में चर्चा किया था। अब हम इरविन चारगाफ का नियम, ठीक है ना, थोड़ा सा देखते हैं। इरविन चारगाफ का नियम अगर देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चारगाफ, ठीक है ना, चारगाफ का नियम अगर देखते हैं तो चारगाफ ने क्या दिया था, चारगाफ का नियम हम क्यों पढ़ते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। चारगाफ का नियम इसलिए पढ़ते हैं, अब ये डीएनए के खोज के बारे में थोड़ी सी जानकारियां हैं। डीएनए में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, वो संरचनाएं केमिकली रूप से इन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने ये बताया था कि डीएनए में पायरिमिडीन, प्यूरिन की संरचना या प्रतिशतता, ठीक ना, किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था यदि मान लीजिए कोई एक डीएनए है, ठीक ना, ये डीएनए है, इस डीएनए को इन्होंने रासायनिक रूप से अध्ययन किया था। ये क्या है, 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्राइम हो जाएगा। ये 5 प्राइम 3 प्राइम कैसे लिखा जा रहा है, ये पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बातें की थी, ध्यान दीजिएगा। ये 5 प्राइम यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 3 प्राइम क्या लिखा जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शुगर का 5वां कार्बन है, ये शुगर का 3रा कार्बन है, और ये भी शुगर का 3रा कार्बन, ये 5वां कार्बन है। ये इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस डीएनए के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है वो उसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो किस प्रतिशत के रूप में पाए जाते हैं, ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी हमको किसने दी, ये जानकारी चारगाफ ने दी। उन्होंने क्या बताया हमको, इरविन चारगाफ के अनुसार हम क्या लिखते हैं कि प्यूरिन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अब प्यूरिन, प्यूरिन का मतलब क्या, आप लोग प्यूरिन में क्या क्या आता है, ए और जी आता है। ए का मतलब यहाँ पे क्या आता है, एडेनिन आता है, ए का मतलब एडेनिन, और जी का मतलब क्या आता है, ग्वानिन होता है, ठीक है ना। 2 चीजें इन्होंने क्या कहा था, एडेनिन बराबर प्यूरिन, प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, क्या होगा, पायरिमिडीन हो जाएगा। अब ये जो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन के अंतर्गत क्या आते हैं, आप जानते हैं CUT, कट, एक तरीका याद रखने का, ठीक ना, आसान हो जाता है, कट। अब ये सी का मतलब क्या होता है, साइटोसिन हो जाएगा, ठीक ना। यू का मतलब क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, और टी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, थाइमीन हो जाएगा। तो हम किसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इरविन चारगाफ का नियम डीएनए के बारे में, जो डीएनए पे लागू होता है, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हम यूरेसिल को यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे यूरेसिल के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं लेना है। ठीक, बचा कौन सा, साइटोसिन और थाइमीन बचा है। तो प्यूरिन में क्या बचेगा, साइटोसिन थाइमीन बचेगा, और सॉरी पायरिमिडीन में क्या बचेगा, साइटोसिन थाइमीन बचेगा, प्यूरिन में क्या बचेगा, एडेनिन ग्वानिन बचेगा। तो इन्होंने क्या कहा, प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, मतलब यदि कोई हमने डीएनए की श्रृंखला ली, ठीक ना, कोई डीएनए यदि हम ले रहे हैं तो इनमें, ठीक ना, प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, पायरिमिडीन पाया जाएगा। इन्होंने ये कहा, एक सिद्धांत इन्होंने दिया। सिद्धांत क्या दिया इन्होंने कहा यदि कोई डीएनए है तो डीएनए में जो प्यूरिन की संख्या जितनी मात्रा में पाई जाएगी उतनी ही मात्रा में पायरिमिडीन की भी संख्या पाई जाएगी। कभी ये एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं हो सकते, इनकी प्रतिशतता बिल्कुल हमेशा बराबर रहेगी। जैसे प्यूरिन को हम इस प्रकार इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्यूरिन के अंतर्गत क्या आता है, Ag आता है। Ag का मतलब एडेनिन और ग्वानिन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A+G इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पायरिमिडीन के अंतर्गत क्या आता है, C और T आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइटोसिन प्लस थाइमीन। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार से भी
लिख सकते हैं। या फिर इसको हम किस प्रकार से, और एक नियम क्या हो सकता है, हम यहाँ पे इस प्रकार से भी इसी को लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा a प्लस जी अपान सी प्लस टी इक्वल टू 1, मतलब इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसी नियम को। दूसरा तरीका ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इस डीएनए में जितना ग्वानिन पाया जाएगा, ठीक है ना, जितना इस डीएनए में ग्वानिन पाया जाएगा उतना ही इसमें साइटोसिन भी पाया जाएगा, और जितना इस डीएनए में एडेनिन पाया जाएगा उतना थायमिन भी पाया जाएगा। बातें कंफर्म हुई। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एडेनिन इक्वल टू थायमिन बराबर, फिर उन्होंने क्या कहा ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन, मतलब इन्होंने एक नियम और ये बताया कि जितनी संख्या में एडेनिन पाया जाएगा किसी भी डीएनए में उतनी ही संख्या में थायमिन भी पाया जाएगा। फिर से सुनिए ध्यान से, हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो डीएनए है, डीएनए के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये डीएनए है, इस डीएनए में जितनी संख्या में एडेनिन पाया जाएगा उतनी ही संख्या में थायमिन भी पाया जाएगा, मतलब एडेनिन बराबर थायमिन। फिर एक नियम क्या इन्होंने दिया, इन्होंने कहा जितनी संख्या में ग्वानिन पाया जाएगा उतनी ही संख्या में साइटोसिन भी पाया जाएगा। बातें कंफर्म हुई। कैसे, ये इन्होंने इस प्रकार से बताया, ध्यान दीजिए, इन्होंने इसको इस प्रकार से बताया कि एडेनिन बराबर क्या होगा, इन्होंने कहा कि एडेनिन बराबर थायमिन, साइटोसिन बराबर ग्वानिन, ठीक ना। अब कैसे ये सही साबित हो रहा है कैसे गलत, हम एक डीएनए की छोटी सी श्रृंखला लेते हैं और उसी में इस नियम को लागू करके देखते हैं क्या ये सही साबित हो रहा है, ठीक ना, फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। मान लीजिए कोई हमने एक डीएनए लिया, इतना लंबा सा एक डीएनए लिया, ये क्या है, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए ये हमने न्यूक्लियोटाइड बना दिया है, ये कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड है, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं। यहाँ पे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन लिख रहे हैं। आप जानते हैं एडेनिन के ठीक ना जस्ट अपोजिट में एक दूसरी श्रृंखला पे क्या हमेशा आता है, थायमिन आता है, और थायमिन के अपोजिट पे क्या आएगा, एडेनिन। साइटोसिन के अपोजिट पे क्या आएगा, ग्वानिन, और ग्वानिन के यहाँ पे क्या आएगा, साइटोसिन। एडेनिन पे क्या आएगा, थायमिन, और यहाँ पे थायमिन है तो क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा। इतनी बातें कंफर्म हुई। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। आप जानते होंगे कि एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होता है, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होता है। हमने बनाया भी ऐसे। ये नियम क्या हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन। ये नियम हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये किस प्रकार से सही है। तो ध्यान दीजिए, प्यूरिन के अंतर्गत क्या आते हैं, Ag आता है, ठीक ना, और पायरिमिडिन के अंतर्गत क्या आता है, Ct आएगा। तो हम लिखते हैं, इसके नीचे हम Ag की संख्या लिखते हैं। A की संख्या कितनी, G की संख्या, उसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे C की संख्या और T की संख्या कितनी, उसको ऐड करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, A की संख्या इसमें पहले एक रज्जुक में काउंट कर लीजिए, 1 2, सिर्फ 2 है, फिर दूसरे रज्जुक में काउंट कर लीजिए, ठीक है ना, 1 2 ही है, 1 2 3 4, टोटल A की संख्या कितनी हो गई, 4 हुई, प्लस अब G की संख्या ऐड कर लीजिए, 1, ठीक है ना, 2 3, ठीक, और कहीं पे है, ठीक है ना, 1 2 3, इतना हुआ, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये टोटल संख्या कितनी आई, 7 आई, किसकी आई, प्यूरिन की। तो पायरिमिडिन की भी संख्या 7 आना चाहिए, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, अगर तभी नियम में फॉलो होगा, नहीं तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे C की पहले संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 C हो गया, 2 C हो गया, और एक 3 C हो गया। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस, ठीक है ना, ये 3 हुआ प्लस हुआ। फिर अब T की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4, तो ये हो गया कितना, 4, इसकी संख्या कितनी हुई, 7। इसका मतलब सही हुआ पायरिमिडिन बराबर क्या होगा, प्यूरिन होगा,
ठीक है ना। इतनी चीजें कंफर्म हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी संख्या में एडेनिन पाया जाएगा उतनी ही संख्या में थाइमीन भी पाया जाएगा किसी भी डीएनए में, और जितनी संख्या में, ठीक है ना, जितनी संख्या में साइटोसिन पाया जाएगा उतनी ही संख्या में ग्वानिन भी पाया जाएगा किसी भी डीएनए में। बातें कंफर्म हुई। ये चीज किसने बताया? इरविन चारगाफ ने बताया था, ठीक है ना। अब इरविन चारगाफ ने इन चीजों के बारे में बता दिया, लेकिन इरविन चारगाफ का नियम जो होता है वो हमेशा डबल हेलिक्स मॉडल पर लागू होता है, मतलब द्विरज्जुकीय मॉडल पर ही लागू होता है, कभी भी एक रज्जुकीय पे लागू नहीं होता। कैसे? मान लीजिए हम इसको एक रज्जुक को ऐसे साफ कर दिए, ठीक है ना। अब एक रज्जुक को साफ कर देते हैं तो इसमें हम कह देते हैं कि एडेनिन ग्वानिन की संख्या बराबर होगी, ठीक है ना, या फिर हम कह देते हैं जितनी एडेनिन की संख्या होगी उतनी ही थाइमीन की होगी। कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसमें बंध नहीं बना रहा है। जब बंध नहीं बन रहा तो पता भी नहीं चलेगा, सीधी सीधी बात समझ आई। तो ये क्या हो गया कि इरविन चारगाफ का जो नियम है वो हमेशा द्विरज्जुकीय डीएनए पे ही लागू होगा, चाहे वो किसी भी जीव का डीएनए क्यों ना हो। इसको आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो ह्यूमन का डीएनए हो, चाहे किसी अन्य बैक्टीरिया का डीएनए हो, या किसी वायरस का डीएनए हो, चाहे वो लीनियर डीएनए हो, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो, ये सभी पे लागू होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। बातें कंफर्म हुई, ठीक। तो ये आपका इरविन चारगाफ का नियम यहाँ पे खत्म होता है। अब इसी के आधार पे हम एक आध क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं फ्रैंकलिन के पास, ठीक है। फ्रैंकलिन ने किसी भी डीएनए के ऊपर जो एक्सरे विवर्तन की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनको ये पता चला था कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स से होता है। डबल हेलिक्स के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने जानकारी दी थी तो आपको पता होगा, ठीक ना, फ्रैंकलिन ने दी थी और उनके सहयोगी ने दी थी, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है ना। यदि कोई डीएनए है जिसमें 200 बेस पेयर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। कोई एक डीएनए जिसमें 200 बेस पेयर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। अगर 200 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, तो इसमें हमको मान लीजिए एडेनिन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 50 है। एडेनिन की संख्या कितनी है? 50 है। तो यहाँ पे हमको ग्वानिन की संख्या ज्ञात करनी है। बस इतना क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा? कोई एक डीएनए है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बातें समझ में? कह रहा है इस डीएनए में कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर है। 200 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, मतलब 100 इस पे रहेगा तो 100, ठीक ना, इस पे हो जाएगा। 200 बेस पेयर का मतलब क्या हो जाएगा? 200 बेस पेयर का मतलब इस पे जो आएंगे, नहीं सॉरी 200 बेस पेयर का मतलब 400, 200 इस पे रहेंगे और 200 इस पे रहेंगे। 200 पेयर है ना, तो ये 400 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे? 400 ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये 400 न्यूक्लियोटाइड हो गया। टोटल अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 इस पे आ जाएगा और 200 इस पे हो जाएगा। तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? 400 हो गए, ठीक है ना। अब इन 400 में से कह रहा है 50 क्या है? 50 आपके एडेनिन है। एडेनिन की संख्या कितनी है? 50 है। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं एडेनिन बराबर क्या होता है? थाइमीन होता है। तो इसमें थाइमीन की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 होगी। अब एडेनिन और थाइमीन की संख्या हमको पता चल गई कितनी? 100 दोनों को। तो इसमें से हम 400 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300 आया। अब 300 जो आ रहा है तो इन 300 में से अब आप जानते हैं ग्वानिन की जितनी संख्या रहेगी उतनी ही संख्या साइटोसिन की होगी। ये चीजें आप जानते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 150, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ग्वानिन बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा और साइटोसिन बराबर भी 150 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। देखिए 150 कितना हो जाएगा? 300 और ये कितना है? 100, 400 और 400 न्यूक्लियोटाइड है। जब इसका पेयरिंग करेंगे तो 200 पेयर होगा। तो इसका मतलब कि कोई भी एक डीएनए है जो 200 पेयर का है, ठीक ना, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? टोटल 400 होगी। हमने क्या कहा? एडेनिन की संख्या कितनी है? 50 है।
तो हम जानते हैं एडेनिन बराबर थायमिन होता है, तो जितनी एडेनिन की संख्या होगी उतनी ही थायमिन की भी होगी। इतनी बातें कंफर्म हुई। तो इनकी संख्या टोटल कितनी आ गई, 100 आ गई। तो 400 में से 100 घटाएंगे तो बचा कितना, 300। अब 300 को हमको एडेनिन और साइटोसिन में ग्वानिन और साइटोसिन में बांट देना है। तो यहाँ पे ग्वानिन की संख्या हम क्या जानते हैं कि ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है। तो ग्वानिन की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 150 हो गया। कंफर्म हुआ, बिल्कुल आसान था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, उसमें अभी आपको अब हम मान लीजिए कोई एक डीएनए ले रहे हैं, गौर करिएगा थोड़ा सा। हम क्या कर रहे हैं, कोई एक डीएनए ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई एक डीएनए यदि लेते हैं तो उसमें 500 बेस पेयर है, सिर्फ 500 न्यूक्लियोटाइड है। कोई एक डीएनए है जिसमें 500 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। 500 न्यूक्लियोटाइड है, कोई एक डीएनए है तो 500 न्यूक्लियोटाइड इसमें है, ठीक है ना। हमने पेयरिंग नहीं बताया, इसको ध्यान रखना, पेयर में अब की बार हमने नहीं कहा है। तो मान लीजिए इसमें यदि ग्वानिन बराबर कितना आ गया, 150 आ गया, तो पूछ क्या रहा है, थायमिन की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यदि 500 है, ठीक है ना, ये क्या कोई डीएनए है, कह रहा है इसमें 500 क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 500 न्यूक्लियोटाइड में से क्या कह रहा है, ग्वानिन कितना है, 150 है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ग्वानिन बराबर क्या होता है, साइटोसिन। तो ग्वानिन की संख्या अगर 150 है तो साइटोसिन की संख्या भी 150 होगी, और दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 300। 500 में से अगर हम 300 घटाएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ गया। हमने उल्टा कर दिया, आप सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये 200 हो गया। अब जो 200 आया है तो हम क्या जानते हैं कि थायमिन बराबर एडेनिन होता है, या फिर एडेनिन बराबर क्या होता है, थायमिन होता है। तो इन दोनों को हम 200 को, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 किसका आ रहा है, एक का किसी का आ रहा है, चाहे वो आपका थायमिन का आएगा, चाहे एडेनिन का आएगा, चाहे वो एडेनिन का आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एडेनिन बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो थायमिन बराबर भी कितना होगा, 100 ही होगा। तो ये आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। कंफर्म हुआ। 2 क्वेश्चन हमने हल करवाया, दोनों आपको बिल्कुल आसान है। इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, रफ पर आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा, ठीक भैया। तो इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं तुरंत इसको साफ करके अब आगे चलते हैं हम, ठीक ना। फ्रैंकलिन के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं, चलिए। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे फ्रैंकलिन और ठीक उन्हीं के सहयोगी थे, आपके जानते होंगे, विल्किंस के बारे में, ठीक। तो चलिए सुनिएगा आप ध्यान से, इनके बारे में कुछ विशेष लिखना नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है, सुनिए। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो कोई एक डीएनए था, डीएनए के बारे में केमिकली अगर किसी ने अध्ययन किया था तो किसने किया था, इरविन चारगाफ ने किया था। उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और कौन सा न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है, उन्होंने ये बताया था। फिर अब डीएनए के बारे में कौन आते हैं, फ्रैंकलिन आते हैं, विल्किंस आते हैं, 2 साइंटिस्ट आते हैं। बात है ये 1951 के आसपास की, मतलब 1951 की बात है। 1951 में आते हैं 2 साइंटिस्ट। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए जो है वो द्विरज्जुकीय है। द्विरज्जुकीय का मतलब क्या है कि 2 रज्जुकीय है। इस प्रकार से डीएनए की संरचना जो है ऐसे कुछ है, ध्यान दीजिएगा। डीएनए की जो संरचना कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने ये बताया, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने कहा कि डीएनए की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, द्विरज्जुकीय है, डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन कैसे बताया था, उन्होंने क्या किया कि डीएनए को लिया, डीएनए को लेने के बाद उसके ऊपर एक्सरे विवर्तन किया, एक्सरे विवर्तन की प्रोसेस की। और जब एक्सरे विवर्तन की प्रोसेस करते हैं तो उनको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर नजर आता है डीएनए का, ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर नजर आता है उनको। जब जो इस प्रकार से डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आता है तो उसी के आधार पर उन्होंने एक फिर, ठीक है ना, नियम भी दे दिया। नियम नहीं दिया मतलब
इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक, अब इसके आधार पे फिर वाटसन और क्रिक ने डीएनए की पूर्ण रूप से संरचना ही बता दी। जब इन्होंने सिर्फ इतना बता दिया, ठीक ना, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो डीएनए वो डबल हेलिक्स है और दोनों हेलिक्स जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब ऐसे हैं। ठीक, इन्होंने सिर्फ इतना बताया था। अब वाटसन और क्रिक ने इसी नियम को फॉलो करते हुए इसके बारे में पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से जानकारियां प्राप्त की, जो आज भी हम उसको बहुत बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं और ठीक ना, उसके आधार पे उस क्वेश्चनों को भी हल करते हैं। चलिए अब हम वाटसन और क्रिक के बारे में पढ़ते हैं। बस हमने कहा था ना कि इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं हमको रखनी है, बस इतना याद रखना है कि एक्सरे विवर्तन के बारे में किसने बताया था, इन दोनों साइंटिस्टों का नाम रखना है और सन याद रखना 1951 में। ठीक, इरविन चारगाफ का नाम याद रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम नाम याद किसका रखने हैं, वाटसन और क्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं बोलना है आपको। बातें समझ आई? तो चलिए सुनिएगा आप थोड़ा सा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डीएनए को लिया, ठीक ना। डीएनए तो पहले पता चल गया था कि द्विरज्जुकी है, तो इन्होंने जो कुछ इस प्रकार से डीएनए लिया ऐसे, ठीक है। जो डीएनए था इन्होंने लिया और इनको पता पहले ही चल गया था कि डीएनए कैसा है, द्विरज्जुकी है, ऐसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं प्रयास में हूं। ये रहा, ऐसे बनेगा, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। अब ये डीएनए की संरचना थोड़ी सी हमने बनाई, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला इनका क्रिक व वाटसन का डीएनए मॉडल, ठीक है ना। इसको हम त्रिविम मॉडल भी कहते हैं, इसको आपको नोट रखना, याद रखना है। इसको हम त्रिविम मॉडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए सुनिएगा। सबसे पहला इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। इन्होंने क्या कहा, डीएनए द्विरज्जुकीय होता है, ठीक है ना। द्विरज्जुकीय होता है का मतलब क्या कि ये देखिए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ये डीएनए कैसे हो रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो डीएनए द्विरज्जुकीय हैं इनके बीच में, ठीक है, द्विरज्जुकीय डीएनए द्विरज्जुकीय डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बंध, कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, किनके किसके, जैसे अगर हम एडेनिन और थायमिन के बारे में बात करें तो एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन के बारे में बात करें तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। इन्होंने ये बताया, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है, डीएनए का व्यास 2 नैनोमीटर होता है। कैसे बताया था, एक रज्जुक और दूसरे रज्जुक की इसके बीच की दूरी, ठीक ना, कितना उन्होंने कहा, 2 नैनोमीटर का। बातें समझ में। फिर इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा एक रज्जुक पर उपस्थित 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होती है, 0.3
4 नैनोमीटर की दूरी होती है, इतनी बात समझे। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक और नियम दिया कि एक जो डीएनए होता है, डीएनए एक टर्न में, डीएनए की एक टर्न की लंबाई, डीएनए की एक चक्कर, एक टर्न एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है ना। तथा ठीक है ना, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक। एक मिनट, चलिए क्या कहा हमने, डीएनए की एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, तथा इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है ना। इतनी हमने बातें कर ली। उसके बाद हम और क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि डीएनए की एक रज्जु के, डीएनए की एक रज्जु के दूसरे रज्जु के समांतर होते हैं, जैसे, फिर इनके और थोड़ा सा लिख रहे हैं इस साइड, ध्यान दीजिएगा। फिर और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि डीएनए में, चलिए पहले इसको हम फिगर को समझा देंगे जब तक जगह, ताकि आपको पूरा का पूरा मिले बताने के लिए, ठीक है। फिगर आप समझिए, अभी जितनी चीजें हमने लिखी हैं आपको सारी चीजें फिगर में समझाना है और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गौर करिएगा, आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, बेहतर रहेगा, अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए पहली लाइन से इससे शुरू करते हैं। डीएनए रज्जु की द्विरज्जुकी होता है। उन्होंने क्या कहा था, डीएनए जो होगा ये क्या है, मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए कैसा होता है, उन्होंने कहा द्विरज्जुकी होता है। मतलब ये डीएनए की एक रज्जुक ये हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई, रज्जुक हो गई, और दूसरी रज्जुक ए हो गई, दूसरी रज्जुक ए हो गई, ठीक है ना। मतलब स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं, ठीक ना, ये स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया, बात समझे। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था ये जो होता है डीएनए, एक जो श्रृंखला है, ठीक है ना, ये जो श्रृंखला है डीएनए की, इस डीएनए की श्रृंखला यहाँ पे यदि 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम आएगा अनिवार्य रूप से। किसने कहा था, ये वाटसन और क्रिक के मॉडल ने कहा था। तो यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम, यहाँ पे क्या आएगा 5 प्राइम। मतलब ये डीएनए और ये डीएनए दोनों रज्जुक एक दूसरे की क्या होती है, प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर का मतलब ऐसे अगर हम डीएनए को बना रहे हैं, जब ऐसे डीएनए को बनाएंगे तो यहाँ पे यदि 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, और यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम है। कभी ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे भी 5 प्राइम आ जाए, कभी ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम आ जाए, ये कभी संभव नहीं है। ये वाटसन और क्रिक ने कहा था। उन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए होंगे वह एक दूसरे के प्रति समानांतर होंगे। मतलब यदि यहाँ पे ये 5 प्राइम है तो इसका जस्ट अपोजिट इस साइड में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम, और यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्राइम। तो वही चीजें यहाँ पे हमने बातें की। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये कि जो आपका एडेनिन होगा, ठीक ना, और अगर एडेनिन आप लोगों ने को, ठीक ना, उन्होंने क्या बताया था इरविन चार्गाफ ने कि एडेनिन के बराबर क्या आता है थाइमिन। जितनी एडेनिन की संख्या होगी उतनी ही
थायमीन की संख्या होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि एडेनिन और थायमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, वो नहीं बताया था उन्होंने। तो वाटसन और क्रिक ने क्या कहा कि एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर उन्होंने क्या कहा कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। फिर यदि यहाँ पे साइटोसिन आया तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा, यहाँ पे एडेनिन आया, यहाँ पे थायमीन आएगा। यदि यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और एडेनिन आएगा। मतलब इस प्रकार से पूरी की पूरी ये श्रृंखला डीएनए की होगी। बातें कन्फर्म हुई। चलिए फिर से देखिए, हमने क्या कहा कि एडेनिन और ग्वानिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर क्या साइटोसिन और ठीक है ना, सॉरी एडेनिन थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, ये पाए जाएंगे। किसने कहा? वाटसन और क्रिक ने कहा। इतनी बातें कंफर्म हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब पूरक होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, वाटसन और क्रिक ने ये कहा कि ये जो रज्जुक है और ये रज्जुक, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक होते हैं। पूरक होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो होगा, यदि ये यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? थायमीन आएगा। यहाँ पे थायमीन है तो यहाँ पे क्या आएगा? एडेनिन होगा। यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, और यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्वानिन आएगा। तो ये एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है ना। इसलिए यदि हमको कोई एक रज्जुक पता है डीएनए की, तो दूसरे रज्जुक में पाए जाने वाले हम न्यूक्लियोटाइड को आराम से बता सकते हैं। कैसे? कैसे क्या? आप देखिए, ये एक कोई डीएनए है, हमने क्या कहा? एक दूसरे के पूरक हैं, तो इससे हमको आसानी हो जाती है कि अगले डीएनए की श्रृंखला, ठीक ना, क्या होगी। जैसे हमको सिर्फ एक डीएनए की स्ट्रैंड के बारे में पता है, सिंगल स्ट्रैंड के बारे में पता है कि यहाँ पे एडेनिन होगा, थायमीन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, एडेनिन होगा, थायमीन होगा, साइटोसिन होगा। ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसके बारे में हमको पता है इतनी चीजें। तो हम ये जानते हैं कि एडेनिन और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थायमीन होगा। तो यहाँ पे हमको ये पता हो जाएगा कि यहाँ पे थायमीन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? एडेनिन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका पूरक ये होगा और इसका पूरक ये है। तो यह एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। किसने कहा था? वाटसन और क्रिक ने कहा था। इतनी बातें समझ में आई। इससे हम ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि रिप्लिकेशन के दौरान, ठीक है ना, जब रिप्लिकेशन की प्रोसेस होती है डीएनए में, तो नई श्रृंखला का जो निर्माण होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, ये भी हमको पता चल जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ऐसे हम इसका, ठीक ना, रिप्लिकेशन का, आप लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे रिप्लिकेशन है, ठीक ना, डीएनए का प्रतिकृतियन, तो उसमें पता चलेगा। तो ये क्या है? ये मान लीजिए डीएनए है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा? यहाँ पे साइटोसिन हो, ग्वानिन हो, एडेनिन हो, ठीक है, इस प्रकार से हो। यहाँ पे ठीक, अब साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन आएगा, साइटोसिन है तो फिर ग्वानिन आएगा, फिर एडेनिन है, थायमीन आएगा। तो इस पे नई जो श्रृंखला बनेगी और इसमें जो नई श्रृंखला बनेगी, तो इसके हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसलिए रिप्लिकेशन के दौरान जो श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है, जो श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है, उन श्रृंखलाओं के बारे में भी हमको जानकारी हो जाती है, ठीक है ना, कि किस न्यूक्लियोटाइड के रूप में, वो कितने न्यूक्लियोटाइड के रूप में निर्माण होंगे। बात तो समझ में आई? किस न्यूक्लियोटाइड का मतलब एडेनिन थायमीन से। इतनी बात कंफर्म हुई। चलिए फिर हम स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। इसको पहले इसको समझ लें। ये हो गया, ठीक। अब चलिए हम जितनी चीजें लिखे हैं पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। हाँ भैया, ये द्विरज्जुकीय है डीएनए, 2 रज्जुक है। डीएनए हमेशा ऐसा पाया जाएगा, कभी भी डीएनए इस प्रकार से नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे ये क्रॉस नहीं करेगा, दोनों अटैच नहीं होंगे, दोनों के बीच में हमेशा गैप होगा और ये 2 रज्जुक पाए जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ेंगे, ठीक। इतनी बात कंफर्म हुई। दूसरा क्या है? द्विरज्जुकीय डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये चीजें हमने कहा, ये दोनों रज्जुक के बीच में क्या पाया जाएगा भैया? हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। अब हमने क्या कहा? एडेनिन थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में कितने? 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। नोटेड रखिएगा, यहाँ पे हमने चीजें लिखी। डीएनए का व्यास कितना होता है? इन हाइड्रोजन बंधों की वजह से डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है, 2 नैनोमीटर होता है। यदि इसको हम एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहते हैं तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब इन दोनों रज्जुक के बीच की दूरी कितनी होगी?
2 नैनोमीटर होगी। इसको हमने फिर एक रज्जु पर उपस्थित 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी। अब इन्होंने ये भी बताया है, इन्होंने एक ऐसे बताया, चलिए इसको सुनिएगा। हमने क्या कहा, ये क्या है कि मान लीजिए कोई एक डीएनए है, ऐसे हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कोई एक डीएनए है, इसको हम डीएनए मान लेते हैं। ये क्या है, ठीक, थोड़ा सा ऐसे कर लें। ये मान लीजिए डीएनए है। डीएनए इसका तो पेपर का तो बना नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, फिर भी थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। ये मान लीजिए एक डीएनए, तो डीएनए का एक चक्कर, मतलब डीएनए ऐसे होता ना, ऐसे होता, तो 2 रज्जुक ऐसे रहती हैं। अब ये जो आपको पेपर दिख रहा ना, ये डीएनए है, ऐसे रहता है, ठीक है ना। कभी भी डीएनए सीधा नहीं पाया जाता, इस प्रकार से नहीं पाया जाता, वो डीएनए ऐसा पाया जाता है। इस पे जैसे हमने, ठीक ना, क्वाइल्ड किया तो हमारा डीएनए क्वाइल्ड होता है, ऐसे ही को होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक ना। तो ये डीएनए है। अब क्या कहा जा रहा है कि एक डीएनए का चक्कर है, मतलब ये डीएनए जो इसको एक टर्न जो कितना पूरा करता है, कितनी दूरी में, तो ये एक टर्न 3.4 नैनोमीटर में पूरा करता है। मतलब ये जो देखिए मार्कर को जो ये रैप करके रखा है, लपेट के रखा ना, तो इसकी यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, 3.4, ठीक ना, नैनोमीटर है। बात समझ में आई। अब उन्होंने ये कहा कि एक रैप में, एक चक्कर में 3.4 नैनोमीटर की दूरी होती है, तो इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। बात कन्फर्म हुई, कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 3.4 नैनोमीटर की इसकी लंबाई, इसकी दूरी है, तो इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी आएगी, 0.34 नैनोमीटर आएगी। बात समझ में आई। तो ये इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक रज्जु पर उपस्थित 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, मतलब है ये क्या है, यहां से यहां तक का एक घुमाव पूरा ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक एक घुमाव ये हुआ, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, इसकी दूरी हो गई 3.4 नैनोमीटर हो गई, नैनोमीटर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि यहां से यहां तक के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए गए, 10 न्यूक्लियोटाइड पाए गए, 10 नैनोमीटर रह गए, 10 न्यूक्लियोटाइड पाए गए। जब 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, तो अब कहा जा रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताना है। तो यहां से और इसके बीच की दूरी कितनी होगी वो बताना है। तो वो कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। समझ में आया कैसे निकाली गई दूरी। जब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अगर यहां से यहां तक की दूरी 3.4 नैनोमीटर है, तो हमको ये भी पता है 3.4 नैनोमीटर में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो एक से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो कितना हो जाएगा आपका 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। इतनी बातें कंफर्म हुई। फिर क्या, डीएनए के एक रज्जु की लंबाई, ठीक ना, डीएनए की एक रज्जु की लंबाई 3.4 नैनोमीटर, मतलब एक रज्जु या एक चक्कर, एक जो ये हमने बताया ये चक्कर, ठीक ना, एक चक्कर की लंबाई कितनी हो रही है, ये 3.4 नैनोमीटर, तथा इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते, मतलब एक चक्कर में कितने न्यूक्लियोटाइड, चाहे आप 3.4 नैनोमीटर डीएनए कह दीजिए या 10 न्यूक्लियोटाइड कह दीजिए। डीएनए की रज्जु के, ठीक ना, दूसरे रज्जु के समांतर होते हैं। समांतर होने का मतलब ये इस प्रकार से, ये डीएनए का रज्जु मान लीजिए यहाँ पे एक डीएनए है, ठीक है ना, ये एक डीएनए है। अब है ध्यान दीजिएगा, एक डीएनए ये है, तो ये क्या है, इसका ये अगर है 5 प्राइम है तो इसका ये 3 प्राइम होगा। तो दूसरा जो डीएनए होगा, अगर ये 5 प्राइम है तो इसका ये 3 प्राइम होना अनिवार्य है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी 3 प्राइम हो, ये भी 3 प्राइम हो, और ये भी 5 प्राइम हो, ये भी कभी नहीं हो सकता। अगर ये इसका 3 प्राइम है तो इसका 5 प्राइम का होना अनिवार्य, ये 5 प्राइम हो गया या 3 प्राइम हो गया, तो यहाँ पे ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, मतलब ये एक दूसरे के ऐसे समानांतर होंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 नैनोमीटर होगी। इतनी बातें कन्फर्म हुई। फिर और क्या बताया उन्होंने, ये कहा कि जो ये 2 रज्जुक हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, वो हमेशा ऐसे होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। कभी भी सीधी रज्जुक नहीं होती, ऐसे क्वाइल्ड होती है। आप ऐसे देखेंगे तो ये आपको क्वाइल्ड दिख रहा है, लेकिन जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्रॉस दिख रहा होगा। ऐसे क्रॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए क्रॉस दिख रहा है, लेकिन आप
ऐसे देखिए बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है दोनों के बीच में। तो उन्होंने ये कहा कि इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं वो, ठीक ना, उन हाइड्रोजन बंधों में जो 36 ठीक ना डिग्री का एंगल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब मजबूती से एक दूसरे के साथ में ऐसे बंधे रहते हैं। ठीक, बातें समझ में आई? फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि ये दोनों रज्जुकों के बीच में 36 ठीक ना डिग्री का एंगल पाया जाता है, और किनके बीच में, वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बंध तथा दूसरे हाइड्रोजन बंधों के बीच में। मतलब क्या, इस प्रकार से, ये मान लीजिए हाइड्रोजन बंध है, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक, ये हाइड्रोजन बंध है, तो ये हाइड्रोजन बंध और ये दूसरा हाइड्रोजन बंध ऐसे, तो ये हाइड्रोजन बंध कुछ इस प्रकार से होते हैं, ए बन गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये होता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में कितना होगा, 36 डिग्री का एंगल होगा, जिसकी वजह से ये मोस्ट क्या होंगे, मजबूती से होंगे, ये मजबूती से रहेंगे, स्टेबल रहते हैं। बात समझ आई ना? तो ऐसे रहते हैं, देखिए अब ये इस प्रकार से कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ऐसे समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया। अब ये वाटसन और क्रिक का मॉडल पूर्ण रूप से इसमें खत्म होता भी है। आप लोग एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। हमने सारी चीजें जितनी भी एनसीईआरटी में दी गई हैं, सारी चीजों को हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो देखिए, एक बार एनसीईआरटी अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। अगला वीडियो फिर हम रिप्लिकेशन, ठीक, और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसके ऊपर बनाएंगे। आप जरूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इसमें एक टॉपिक आपको छूट जा रही थी, डीएनए पैकेजिंग की। हम डीएनए पैकेजिंग की अलग से एक सेपरेट टॉपिक, ठीक ना, सेपरेट वीडियो बनाने के बाद तब उसका वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक ना, इसको देख सकें और ज्ञान को अर्जित कर सकें।